नमस्ते, सदा वसले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। भारत तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है और इसका काम लगातार प्रगति पर चल रहा है। इस फाइटर जेट के लिए जो कंपोनेंट्स का ऑर्डर है वो अभी चल रहा है और जो इसकी एक्चुअल असेंबली होगी वो 2025 के मध्य से शुरू होगी। आपको बता दें कि जो इनिशियल प्रोसेस चल रहा है इस वक्त, यानी कि शुरुआती जो काम चल रहा है वो लॉन्ग रेंज रिप्लेसेबल यूनिट यानी कि LRUs और दूसरे कंपोनेंट्स पर चल रहा है, जिनमें से कुछ चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ली जाएंगी। हालांकि यहाँ पर जो प्राइवेट इंडियन कंपनीज हैं उनकी तरफ से इस फाइटर जेट के जो फ्यूजलाज पार्ट हैं जो कि इन्हें आउटसोर्स किए गए थे उनमें देरी हो रही है और ये कंपोनेंट्स 2024 के अंत या फिर 2025 की शुरुआत में आ जाएंगे। और इस साल के अंत में इस फाइटर जेट के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण यानी कि क्रूशियल स्ट्रक्चर असेंबली जिग स्थापित की जाएगी। इससे शुरुआती असेंबली का काम शुरू हो जाएगा। हालांकि जो पूर्ण पैमाने पर यानी कि फुल स्केल असेंबली है वो 2025 के मध्य में शुरू होगी। तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप का रोल आउट असेंबली क्षेत्र से यानी कि असेंबली एरिया से 2026 की शुरुआत में हट सकता है। हालांकि इसकी जो सटीक तारीख है वो इसके कंपोनेंट्स के आ जाने पर निर्भर करती है, लेकिन 2026 की शुरुआत में इसका रोल आउट किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी तेजस मार्क 2 की पहली उड़ान 2027 में ही हो पाएगी। हालांकि जो टाइम फ्रेम है वो थोड़ा लेट इसीलिए भी है क्योंकि कुछ जरूरी टेस्टिंग और इंटीग्रेशन इसमें किया जाएगा। इसके सभी सिस्टम्स की टेस्टिंग की जाएगी, यानी कि तेजस मार्क 2 पर शुरुआती काम शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को लद्दाख में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी है। इस दौरान उतार चढ़ाव वाले इलाके और अधिक ऊंचाई के कारण हेलीकॉप्टर को नुकसान भी हुआ है। हालांकि इसमें सवार दोनों पायलट सुरक्षित है। इसके अलावा कारणों का पता लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से लगातार ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हाल ही में लॉकहीड मार्टिन ने 4 लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल यानी कि LRACM का परीक्षण किया और अब ये बात आ रही है कि भारत के P8I फ्लीट के लिए भी इस हथियार के इंटीग्रेशन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि LRSAM इन शक्तिशाली जो पनडुब्बी रोधी विमान है उनकी क्षमताओं को काफी बढ़ा देगा। भारतीय नौसेना वर्तमान में बोइंग के द्वारा निर्मित 12 P8I विमानों का एक बड़ा बेड़ा ऑपरेट करती है और ये मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट अपने एडवांस सेंसर्स, अपने वेपन सिस्टम्स के लिए जाना जाता है, जो कि इन एयरक्राफ्ट को पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें क्लासिफाई करने और ट्रैक करने की अनुमति देता है। यही नहीं, P8I वैल्यूएबल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी एकत्रित करता है। अब कहा जा रहा है कि लंबी दूरी और हाई प्रिसीजन टारगेटिंग क्षमता के साथ LRACM P8I विमानों को सुरक्षित दूरी से दुश्मनों के जहाजों पर हमला करने की अनुमति देगा, जिससे कि खतरों के प्रति इन एयरक्राफ्ट का जोखिम भी कम हो जाएगा और LRACM के लग जाने से P8I विमान एनिमी डिफेंसेस पर हावी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। हाल ही में मैंने भी आपको एक डिफेंस अपडेट में बताया था, क्योंकि हम भी न्यूज सोर्सेज से खबरें लेते हैं, जिसमें कि TV9 ने जो रिपोर्ट प्रदर्शित की थी कि भारतीय वायुसेना ने 114 MRFA फाइटर जेट की डील कैंसिल कर दी है और उनकी जगह TEDBF और ऑर्का पर फोकस किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये एक बड़ी शरारत कही जा रही है। इसके लिए बकायदा ऐसे जो गलत न्यूज फैलाने वाले लोग हैं उनको चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें कि MRFA की कोई डील कैंसिल नहीं हुई है। भारतीय वायुसेना वर्तमान में 114 फाइटर जेट के लिए विभिन्न वैश्विक एरोस्पेस कंपनियों के प्रस्ताव का मूल्यांकन भी कर रही है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों हमसे भी गलती जरूर हुई थी, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि यहाँ पर इतना बड़ा चैनल गलत न्यूज स्प्रेड करेगा, जिसकी वजह से हमने भी बकायदा माफी मांगी थी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। HAL ने अब कैट मैक्स के लिए अपनी कमर कस ली है और कहा जा रहा है कि अब तेजस ट्रेनर को कॉम्बैट एरियल टीमिंग मास्टरमाइंड में बदला जा रहा है। बड़ी बात है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कैट मैक्स के विकास पर तेजी से काम कर रही है, जिसमें कि एक LCA तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट को एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के दिमाग और ताकत में बदल दिया जाएगा। कैट मैक्स यानी कि कॉम्बैट एरियल टीमिंग सिस्टम महत्वपूर्ण डेटा लिंकिंग और मिशन कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में मौजूदा LCA तेजस ट्रेनर प्रोटोटाइप का फायदा उठाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि 2025 के मध्य में इस पर काम शुरू हो जाएगा और पहली उड़ान 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होगी। कैट मैक्स भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें कि कैट मैक्स एक मदरशिप और डेटा सेंटर के रूप में काम करेगा। क्योंकि बता दें कि कैट मैक्स में कैट्स ओमका, कैट्स हेल, कैट्स वॉरियर, कैट्स इन्फिनिटी, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा शामिल है, जिसमें कि कैट्स अल्फा एक एयर लॉन्च स्वार्म लॉइटरिंग म्यूनिशन होगा जो कि दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करेगा। कैट मैक्स एक सेंट्रल कमांड
हब के रूप में इन यूएवीज को नियोजित करेगा और प्रत्येक यूएवी की अनूठी ताकत के साथ खतरों से सुरक्षित स्टैंड ऑफ दूरी बनाए रखते हुए जटिल मिशनों को अंजाम देगा। यह न केवल पायलटों की सुरक्षा करेगा बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए एक रणनीतिक ऑप्शन भी तैयार करेगा। कैट मैक्स का विकास भारत की मानव रहित हवाई युद्ध क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण छलांग है। ये कार्यक्रम मानव पायलटों के लिए न्यूनतम यानी कि कम जोखिम के साथ लंबी दूरी के हमलों को सक्षम करके आधुनिक युद्ध में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई फाइटर जेट में बदल रही है, जिसके लिए HAL और निजी कंपनियों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास किया जा रहा है ताकि इस फाइटर जेट को एक शक्तिशाली युद्ध मशीन में बदलना है। सबसे बड़ी चुनौती सुखोई 30 MKI के साथ यह है कि इसका साइज बड़ा होने से इसका रडार सिग्नेचर भी काफी है, लेकिन यह फाइटर जेट काफी शक्तिशाली है। इस विमान का बड़ा आकार एक हाई रडार क्रॉस सेक्शन में तब्दील हो जाता है, जिससे कि लंबी दूरी के रडार इसको आसानी से डिटेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस फाइटर जेट की जो प्रभावशीलता है वो सीमित हो सकती है। लेकिन दोस्तों, भारत ये सब जानता है, इसीलिए सुपर सुखोई अपडेट के तहत इस फाइटर जेट पर काम किया जा रहा है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए इंडियाज डिफेंस लेबोरेटरी ने, जो कि जोधपुर में है, एक सॉल्यूशन विकसित किया है जो कि पॉलीयूरेथेन आधारित रडार ऑब्जर्विंग पेंट यानी कि रैम है। और ये इनोवेटिव पेंट पॉलीयूरेथेन रेजिन प्रणाली के अंदर मैग्नेटिक फंक्शनल फिलर्स का इस्तेमाल करता है, जो कि कई फायदे देता है। बता दें कि रेजिन सिस्टम उत्कृष्ट मौसम प्रतिरोध का दावा करती है, जो कि उच्च और निम्न दोनों तरह के अत्यधिक तापमान में पेंट की इफेक्टिवनेस को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा जो इसके मैग्नेटिक फिलर्स हैं, जो कि स्पेसिफिकली साइज्ड और शेप्ड के हैं, वो इसके ऑप्टिमल रडार अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि ये जो रैम पेंट है वो सुखोई 30 MKI को पूरी तरीके से स्टेल्थ विमान में तो नहीं बदलेगा, लेकिन ये इसके रडार सिग्नेचर को काफी कम कर देगा। इसका पता लगाने की जो सीमा है वो छोटी हो जाएगी, जिससे कि दुश्मन के रडार के लिए इस एडवांस फाइटर जेट को पकड़ना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। और सुखोई 30 MKI पर रैम पेंट का इस्तेमाल करने से खासकर की एयर इनटेक और फ्रंटल सेक्शन जैसे हाई रडार क्रॉस सेक्शन वाले जो एरिया होते हैं वहां पर लगाने से मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में इसकी सर्वाइबिलिटी बढ़ जाएगी। और दोस्तों, सुखोई 30 MKI प्रोग्राम पर लागू किए जा रहे जो अन्य सुधार हैं, और इस सुधार को भी अगर जोड़ते हैं तो वो इस बात को सुनिश्चित करेगा कि भारतीय वायुसेना का लड़ाकू बेड़ा आने वाले वर्षों तक एक शक्तिशाली ताकत बना रहेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया कार्यक्रम में इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और सीईओ ने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए भारत और इजराइल के बीच नया सहयोग होना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि MRSAM प्रणाली पर इजराइल और भारत के बीच जो सफल सहयोग रहा है, उसके आधार पर हम इस नए नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर सकते हैं। आप सब जानते हैं कि MRSAM वर्तमान में सेना, वायुसेना और नौसेना में तैनात है, जिसकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर के बीच कही जाती है और यह अलग अलग तरीके के हवाई खतरों से निपट सकती है। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के सीईओ ने कहा कि हमारी ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी कि LRSAM प्रणाली के लिए, और ये जो नया सिस्टम है वो MRSAM की तुलना में एक बड़ी विस्तृत पहुंच प्रदान करेगा, जिससे कि भारत को एक इनहांस एयर डिफेंस क्षमता मिल जाएगी। यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा है कि भाई इजराइल के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं और वो अब एक नई यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने को लेकर बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये जो प्रस्ताव दिया गया है इजराइल की तरफ से, इसमें कुछ जटिलताएं जरूर हैं। खास करके आप सब जानते हैं कि MRSAM को दोनों ही देश मिलकर बनाते हैं, और MRSAM के इस जॉइंट डेवलपमेंट में भारत ने इसमें अपने डुअल पल्स मोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। इस सहयोग के बावजूद भी इजराइल ने बाद में एक्सपोर्ट के लिए इसका संस्करण यानी कि बराक 8 को विकसित कर लिया, और ये जो संस्करण है इसमें से भारतीय मोटर को इजरायली टेक्नोलॉजी से बदल दिया गया और मिसाइल डिजाइन को भी पूरी तरीके से बदल दिया, जो कि अब इस बात की ओर इशारा करती है कि हमारी इजराइल के साथ जो लॉन्ग टर्म निर्भरता है वो आगे कैसे बनी रहेगी, क्योंकि इजराइल तो अपने आप ही अपनी मर्जी से काम कर रहा है। जहां इजराइल ने भारत को अपनी सप्लाई चेन से पूरी तरीके से काट दिया और इजराइल ने बिना भारत से पूछे इनको एक्सपोर्ट भी किया। चालाकी देखो दोस्तों इजराइल की कि इसमें भारत द्वारा जो बनाई गई मोटर थी उसे उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से बदल दिया, इसके अलावा मिसाइल डिज़ाइन को भी बदला गया। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि भारत की जो DRDO है वो पहले से ही LRSAM कार्यक्रम पर काम कर रही है, जो कि रशिया से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का पूरक होगा।
और ये स्वदेशी प्रणाली होगी और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता के लिए भारत का प्रयास भी होगा। तो आप देखिए दोस्तों, इजराइल जैसा देश भी कितनी चालाकी के साथ गेम खेल रहा है और साथ ही उसने भारत को किस तरीके से अपनी सप्लाई चेन से काटते हुए बिना भारत से पूछे मिसाइलों को भी एक्सपोर्ट किया। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तभी कहते हैं ना कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बहुत जरूरी है, आप भरोसा नहीं कर सकते हो, बहुत लोग मिलेंगे यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तिब्बती पठार पर J-20 फाइटर जेट का हाल ही में परीक्षण आयोजित किया गया था और जब ये परीक्षण किया गया तब J-20 की जो संभावित लिमिटेशंस हैं वो भी हाई एल्टीट्यूड पर वो सामने आई। इस फाइटर जेट के लिए सबसे मुख्य चुनौती तिब्बती पठार की विषम परिस्थितियां बनी। ये परीक्षण उड़ानें दाओचोंग यादिंग हवाई अड्डे पर की, जो कि समुद्र तल से 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। उच्च ऊंचाई पे यानी कि हाई एल्टीट्यूड में पतली हवा इंजन के थ्रस्ट को कम करती है, जिससे कि संभावित रूप से पावर की महत्वपूर्ण हानि होती है, यानी कि पावर लॉस होता है। आपको मैं बता दूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज के एक वरिष्ठ फेलो ने कहा कि J-20 अपनी क्षमताओं का 60 से 70% खो सकता है, विशेष रूप से इसका टेक ऑफ वेट और पेलोड क्षमता। तिब्बती पठार के रनवे J-20 के आकार और वजन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। फ्रंट लैंडिंग गियर पर फाइटर के सिंगल व्हील डिजाइन के कारण उबड़ खाबड़ इलाके के कारण टायर का घिसाव बढ़ सकता है, जिसे कि बार बार बदलना पड़ सकता है। इसके अलावा उच्च ऊंचाई पर हथियारों का पूरा भार ले जाना इस फाइटर जेट के बस की बात नहीं है। इंजन की घटती ताकत और बढ़े हुए वजन का संयोजन ऐसे सिनेरियो में J-20 की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस को सीमित कर देगा और यही कारक भारत के साथ विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में संभावित संघर्ष में J-20 की प्रभावशीलता पर सवाल उठाते हैं। उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में फाइटर जेट की क्षमताओं में काफी बाधाएं आती हैं। हालांकि चाइना ने ये परीक्षण इसलिए भी किए ताकि वो कठोर तिब्बती वातावरण में J-20 की सीमाओं को कैसे आगे बढ़ाना है और भविष्य में इसमें क्या क्या सुधार लाना है, इसके लिए मूल्यवान डेटा इकट्ठा करने का एक तरीका हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना को आज पहले बैच के तहत ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम मिला है, जो कि प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत है। इसे आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल गाजियाबाद से हरी झंडी देकर रवाना किया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बंगाल एरोबेस फार्म टॉनबो इमेजिंग को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 140 के जेन 2 स्मार्ट थर्मल वेपन साइट के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से, जो कि ड्रैगनऑफ स्नाइपर राइफल के लिए है। इनकी कुल कीमत करीबन 5 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट जो इक्विपमेंट हमारे पास ये है जेन 2। इसको हम मोस्टली ड्यूरिंग सर्वेलेंस यूज़ करते हैं। इसके अंदर लेज़र रेंज फाइंडर है, इमेज ले सकते हैं आप, वीडियोग्राफी कर सकते हैं, GPS है इसके अंदर, प्लस कंपास है इसके अंदर। तो मोस्टली ज़्यादातर हम इसको वेपन माउंट भी कर सकते हैं और ड्यूरिंग सर्वेलेंस भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल भारत ने रात में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है और ये मिसाइल दोस्तों अग्नि 1 मिसाइल की जगह लेगी। ये नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है और रात में इस मिसाइल का परीक्षण APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया गया। मिसाइल ने टेस्ट के दौरान जो सभी मानक हैं उन्हें पूरा किया। ये मिसाइल दोस्तों बेहद घातक, मॉडर्न और मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल को भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के तहत ऑपरेट किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चाइना के J-35 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। चाइना के द्वारा J-35 परीक्षण उड़ान का वीडियो सामने आया है सोशल मीडिया पर, जिसमें कि इस फाइटर जेट के बारे में एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। जब ये फाइटर जेट उड़ रहा है तो इसके इंजन से काला धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि इस फाइटर जेट के इंजन से धुआं आना ये इस इंजन के परीक्षण का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन J-35 जो कि WS-19 इंजन से ऑपरेट है, ये पहले WS-13 से लिया गया है और रशियन किल्मोव RD-93 टर्बोफैन पर आधारित है। और शुरुआती परीक्षण के दौरान दोस्तों, विशेष रूप से जब इंजन स्टार्ट किया जाता है तो उस दौरान इनकम्प्लीट कंबंशन से काला धुआं उत्सर्जित हो सकता है। ये एक सामान्य घटना है और ज़रूरी नहीं है कि इंजन में किसी तरीके की समस्या हो सकती है। लेकिन बात यहाँ पर काले धुएं की नहीं है, बात यहाँ पर इस बात की है कि काला धुआं जो इसके इंजन से निकल रहा है वो भी उड़ते हुए, तो वो J-35 की जो स्टेल्थ क्षमता है उसके बारे में चिंताएं व्यक्त करता है, क्योंकि स्टेल्थ विमानों की एक प्रमुख विशेषता उनके रडार क्रॉस सेक्शन का कम होना होता है। और इस तरीके का जो धुआं का गुब्बारा दिख रहा है, इससे आसानी से दुश्मन इसे डिटेक्ट करके खत्म कर सकता है। हालांकि आगे की जो उड़ानें होंगी J-35 की, उस पर नज़र बनाए रखनी ज़रूरी है। J-35 को चाइना ने कैरियर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया है, जो कि अमेरिकी F-35 के समान है, जबकि अभी भी इस पर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। चाइना कथित तौर पर पाकिस्तान जैसे मार्केट में इसके एक्सपोर्ट संस्करण को बेचने की बात कर रहा है, जिसे कि संभावित रूप से FC-31 नाम दिया गया है। हालांकि समय बताएगा
कि आखिर ये सब मामला क्या चल रहा है, इसीलिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।